हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा शर्मा है। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ एंड आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो डिपेंड करता है कि क्या कारण है, हमारी कितने एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड किया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले कुछ समय था कि मेल इनफर्टिलिटी में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थी, बट थैंक्स टू साइंस जो एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग फेज है एंड उसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी में आ जाता है कि क्या सिचुएशन है। मान लीजिए आपके स्पर्म्स बन रहे हैं बट वो नंबर उनका अच्छा नहीं है, या मोटिलिटी का इशू है, या मॉर्फोलॉजी का इशू है। वैसी स्थिति में कुछ कट ऑफ आ जाता है कि कितने बिलियंस हैं, कितनी मोटिलिटी है। इसे हम कंपेयर करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, WHO स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, उससे कंपेयर किया जाता है। कुछ रेफरेंस रेंज होती हैं जो आपके लैब में एंड्रोलॉजिस्ट रहते हैं, एंड्रोलॉजी लैब में, वो ये एनालाइज करने के बाद, सीमन एनालिसिस के बाद, दे टेल कि व्हाट इज द स्टेटस एंड हाउ टू टैकल इट। ओके, आफ्टर दैट द डॉक्टर देन सी द रिपोर्ट एंड वो डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आपके मात्रा जो है, काउंट है स्पर्म्स की, वो विद इन रेंज है या थोड़ा सा लोअर साइड पे है, मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी ओके है, सो यू कैन गो फॉर द सिंपल मेजर्स। ठीक है, जैसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप होम बेस्ड किट्स चूज कर सकते हैं, आप IUI कर सकते हैं। पर अगर उसमें नंबर काफ़ी कम है, मोटिलिटी भी अफेक्टेड है, मॉर्फोलॉजी भी पुअर है, सो ऑब्वियसली वैसी सिचुएशन में देन वी हैव टू गो फॉर द टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज IVF और ICSI। अब क्वेश्चन आ जाता है कि IVF होगा या ICSI, अक्सर पेशेंट हमें पूछते हैं, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है थैंक्स टू गूगल एंड अदर सोर्सेज कि पेशेंट कंफ्यूज भी ज़्यादा हो रहे हैं। बिकॉज जितना हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती है, कुछ ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है, सो पेशेंट गेट मोर कंफ्यूज। सो इट इज़ बेटर कि हम अपनी सिचुएशन को देख के वो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। मान लीजिए अगर शुक्राणु की मात्रा काफ़ी कम है, एक सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं एजोस्पर्मिया, या एक सिचुएशन होती है जिसमें स्पर्म्स हैं बट काफ़ी कम है, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोएस्टिनोस्पर्मिया या ओलिगोएस्टिनोटेरेटोजोस्पर्मिया, डिफरेंट टर्म्स बेस्ड ऑन क्या उसमें खामी है। तो वैसी सिचुएशन में ऑब्वियसली अगर हमारे स्पर्म्स इतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं, तो फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हमारे साथ लैब में टेक्निकल पीपल आर देयर जो आपके बेबीज बनाते हैं, then they take the decision to go for a procedure called as ICSI और ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें एक एग को लेके, एक शुक्राणु को लेके, उनकी क्वालिटी को देख के एंड सब उनके पैरामीटर्स चेक करके देन दे आर मेड टू फर्टिलाइज। इसे फोर्स इंजेक्शन आप कह सकते हैं, फोर्स फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप IVF के थ्रू जाते हैं, ICSI के थ्रू, इट्स ए टेक्निक। ठीक है, ये एक टेक्निक है कि आप एम्ब्रियो ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, अल्टीमेटली एम्ब्रियो कैसा बनता है वो ज़्यादा मायने रखता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी डिसाइडेड होती है सब पैरामीटर से, स्पेशली जो उनका DNA है, DNA डैमेज कितना है स्पर्म का, और कुछ ऐसा कुदरत ने एग को वो फीचर दिया है दैट इट कैन रिपेयर द माइनर स्पर्म डिफेक्ट्स। सो ये आ गया कि अगर आपका नंबर एंड वो सब काफ़ी लो है, अगर आपका नंबर, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द सिंपल ऑप्शन लाइक IUI। अब एक कंडीशन आ जाती है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, सो दैट कंडीशन वी कॉल इट एज एजोस्पर्मिया और नील स्पर्म और जीरो स्पर्म। अब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा, या स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में तो हो रहा है बट स्पर्म बाहर इजैकुलेट में नहीं आ रहे, हमारे सीमन में स्पर्म नहीं है, so both conditions fall into that category with different treatment options. Okay, अब जो obstructive एजोस्पर्मिया है, जहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे, वहाँ पे कभी कभी कुछ इंटरवेंशंस का रोल हो सकता है, बट उसमें कितना इंटरवेंशन है, क्या है, वो ऑब्वियसली जाके डॉक्टर डिटेल आपका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही एक डिसीजन दिया जाता है। एंड अगर उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई भी समाधान नहीं निकलता, इन दैट केस हमें सर्जरी से स्पर्म्स को निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। सो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल जो होता है वो 3 टाइप की टेक्निक्स होती हैं। एक तो होता है कि सिंपली छोटी सिरिंज लेके अंडर एनेस्थीसिया फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, जिसे हम पीसा कहते हैं, परक्यूटेनियस स्पर्म एस्पिरेशन।
एपिडिडमिस से किया जाता है, विच इज हेड ऑफ द टेस्टिस। दूसरा आ जाता है टीसा और टेसी। ये बॉडी ऑफ जो टेस्टिस होती है वहाँ से स्पर्म्स को निकाला जाता है, या तो नीडल से निकाला जाता है, सिरिंज से, अदरवाइज छोटा इंसिजन देके निकाला जाता है। फिर एक थर्ड आ जाता है मोर एडवांस्ड, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोटेसी। उसमें पूरा स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन होता है एंड टेस्टिस को अंडर माइक्रोस्कोप we dissect and take out the tissue. So this is how the things are done. अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, there is no evidence so far which can help, which can prove कि मेडिसिन का ज़्यादा रोल है। They can act as supplements, जैसे आपका विटामिन सी है, ई है, सेलेनियम है, जिंक है। There are certain micronutrients which may help, but इन मॉलिक्यूल्स के सहारे हम अपना ट्रीटमेंट डिले ना ही करें तो बेहतर रहता है, बिकॉज अदरवाइज जो स्पर्म हमें सर्जरी के माध्यम से मिले, हो सकता है उसको डिले करने से हमें वो भी प्राप्त ना हो। फिर एक कंडीशन होती है जहाँ आपके ब्रेन के हार्मोन्स ही नहीं बनते, वहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगोनाडिज्म। उन कंडीशन में भी इंजेक्शंस का रोल रहता है, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं, क्या कारण है, वो तथ्यों को जानने के बाद ही आपका एक ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड एंड पर्सनलाइज बनाया जाता है। उसके बाद उसका अकॉर्डिंगली रिजोल्यूशन होता है। सो अपनी चीज़ों को पहचानने के बाद, समझने के बाद ही हम एक्शन लें तो बेहतर रहता है। सो आई होप हमारा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। हमारे साथ फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।